हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए एडिटोरिया प्रैक्टिस बुक का दूसरा वीडियो कवर करेंगे। यह वीडियो जो है आज का बिहार मद्य निषेध में जो एसआई की भर्ती आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 को कवर करा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज के सेट का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे और सेशन जब समाप्त होगा तो आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, संविधान का जो आर्टिकल 263 है, यानी कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर पहली बार 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष जो होता है यह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। आपको पता है कि मूल अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। अब यहाँ पर देखिए, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध जो है ये आर्टिकल 23 में इसका जिक्र है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध आर्टिकल 24 में है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता जो है यह आर्टिकल 43A में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो है ये आर्टिकल 60 में है, यानी कि 16 में है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा इसमें से मूल अधिकारों का अंश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिए, देखिए संविधान का जो 91वां, ठीक है, यानी कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भारत में संघीय पूछा गया, संघीय मंत्रिपरिषद, तो ये आपका लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। देखिए, राजभाषा विभाग जो है यह गृह मंत्रालय के अधीन है। सीमा प्रबंधन विभाग भी है, जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग भी है। उसके बाद इसमें से पूछा गया है कि नहीं है, तो यह आपका विधि कार्य हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत की किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले मैंने एडिटोरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है बिहार दरोगा भर्ती 2023 के लिए, उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से बिहार में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं उनकी तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 361। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत की किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। आर्टिकल 71 में आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित इसमें मामले हैं। अनुच्छेद 143 जो है भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति दी गई है।
और अनुच्छेद 257 जो है इसके तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो यह 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 है। इसी के तहत जो है मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। अच्छा, ये 69वां संविधान संशोधन भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा का उपबंध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? अगर हम बात करें अनुसूचित जाति के लिए तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? तो फ्रेंड्स यह 47 है। तो इनको ऐड कर देंगे तो देखिए 7 4 11, 8 4 12 और 1 13, यानी कि 131 सीट जो है यह आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न हमारा कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? तो यह पेश किया जाता है राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 63 यानी कि अनुच्छेद 63 जो है इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इतना आपको याद रखना है। राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, ये भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, निर्वाचन के समय कोई लाभ के पद पर न हो। तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था? तो देखिए 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को वर्ष 2010 में सौंपी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। उसके बाद देखिए निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीतल महासागर धारा नहीं है? शीतल नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे कनारी है, कैलिफोर्निया धारा है, फॉकलैंड धारा है। क्यूरोसियो धारा नहीं है। क्यूरोसियो धारा प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। यहाँ पर देखेंगे कैलिफोर्निया जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। कनारी जल धारा जो है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है और फॉकलैंड भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को, कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो देखिए जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को जाना जाता है मेसोफाइट के नाम से। ठीक है, मेसोफाइट के नाम से। यहाँ पर देखिए ट्रोपोफाइट जो है इसको उष्ण कटिबंधीय जलवायु वनस्पति कहा जाता है। जेरोफाइट जो है यह उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय। ठीक है, और क्रायोफाइट जो है यह टुंड्रा एवं शीत प्रधान जो क्षेत्र है उसकी वनस्पति है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश नहीं है, लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है? तो इसमें से देखिएगा कोलंबिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। ठीक है, बाकी जितने भी हैं ये स्थलरुद्ध देश हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और देखिए ध्यान रखेंगे कि उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में और उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थलरुद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है यह 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे
कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़ करके टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जो कहलाता है। जब नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो क्षैतिज अपर्दन के अधिक प्रभावी होने के कारण यह घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती है। नदियाँ सीधे मार्ग के बजाय जो है टेढ़े मेढ़े मार्ग से चलने लगती हैं, जिससे नदियों के मार्ग में अनेक मोड़ बन जाते हैं और इन मोड़ों को जो है नदी का विसर्प कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए नदी विसर्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है यह सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है। जायद फसल को जो है मार्च में बोया जाता है और ये जून में काट लिया जाता है। उत्तर भारत में मैं बात कर रहा हूँ। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सब होते हैं, ये जायद फसल के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी पटसन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही दिया गया है। कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है, तो ये गलत हो गया। रामागुंडम जो है यह आंध्र प्रदेश में है, यह भी गलत है। कवास जो है यह कहाँ पर है, तो गुजरात में, ये सही दिया गया है। तलचर जो है यह उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं। तो देखिए ये जो है चंगथंगी और यहाँ पर देखिए गंजम, ये बकरी की नस्ल है। ठीक है, बकरी की नस्ल है, याद रखेंगे। सिरोही एक है, सिरोही, यह भी एक बकरी की नस्ल है, सिरोही। ठीक है, जमुना पारी, जमुना पारी ये भी जो है ये बकरी की ही नस्ल का नाम है। उसके बाद देखिएगा कि अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है। अपातनी जो है यह जनजातीय समूह मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है, तो यह ताप है -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो यह तरंग जो है यह रेडियो तरंग है। ठीक है, रेडियो तरंग, इसका उपयोग टेलीविज़न, टेलीफोन इन सब के प्रसारण में किया जाता है। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अल्फा, बीटा तथा गामा की वेदन शक्तियों का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको पता है कि गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है और इसकी आयनन क्षमता न्यूनतम होती है। तो देखिए अल्फा, फिर बीटा और फिर गामा इसका सही क्रम हो जाएगा। गामा की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो फ्रेंड्स यह तरंग दैर्घ्य जो होता है यह 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो फ्रेंड्स यह जो उठता है यह केशिकत्व के कारण ऊपर उठता है। केशिकत्व राइट आंसर हो जाएगा। केशिकीय घटना ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है कि टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा, √L/G होता है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जी का मान जो है घट रहा है। चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा, उसकी समयावधि बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जी का मान जब घटेगा तो ये टाइम पीरियड इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ेगी। देखिए यदि लंबे तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसी लंबे तार को, यहाँ तांबे की तार है, लंबे नहीं तांबे की तार, माफ़ करेंगे, तांबे की तार को अगर 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना इसका प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल का इकाई है। प्रतिबल का इकाई क्या होता है, प्रतिबल का इकाई जो होता है यह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और फ्रेंड्स आपको पता है कि दाब का भी इकाई क्या होता है, दाब का इकाई भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर दाब हो जाएगा। अच्छा तनाव क्या है, तो तनाव एक तरह का बल है, इसका SI मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन होगा। ठीक है, कोणीय संवेग का SI मात्रक होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। कार्य का आपको पता है न्यूटन मीटर होता है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस जो परमाणु क्रमांक है, कर दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। तो 36 में से हम 17 को घटा देंगे तो 19 राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं, बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका एक प्रोटॉन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन खो जाने पर क्या होगा, एक प्रोटॉन बच जाएगा। उसके बाद देखिए मुद्रणालय में, यानी कि जहाँ मुद्रा छपता है, उसमें प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय हैं। तो टाइप धातु जो है यह एलॉय किसका है, तो यह सीसा, एंटीमनी और टीन का एलॉय होता है। तो यहाँ पर देखिए सीसा और एंटीमनी दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है। सीमेंट जो होता है मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट तथा एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण होता है। कैल्शियम का सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक, ठीक है। तो एल्यूमिनेट दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक में, अच्छा सीमेंट का खोज किसने किया था, तो जोसेफ स्पेडन ने किया था। जोसेफ स्पेडन ने जो है इसका खोज किया था सीमेंट का, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान विकल्प जो दिया गया है उसमें सर्वाधिक जो होगा वो आपका जल का होगा। जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, ठीक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है 4.186 जूल ग्राम होती है पर ग्राम, ठीक है। एल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। तो एल्कोहल और जल के मिश्रण से जल को जो है आसवन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। आसवन हो जाएगा, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स ये बनेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल जाता है। क्लियर, चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम में लगी आग के लिए किस प्रकार की अग्निशामन का प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोल से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए फोम प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। फोम प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ मिलान करना है। कॉपर सल्फेट, तो ये होता है फंगसनाशी। पेनिसिलिन क्या है, तो यह प्रतिजैविक है। यूरिया क्या है, तो उर्वरक है। और यहाँ पर देखिए मैलेथाइन जो है यह क्या है, तो यह एक कीटनाशक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 4, 1, 2 इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। देखिए मनुष्य के जीव के पिछले यानी कि पश्च भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है, जबकि आगे वाला भाग है अग्र भाग में मीठा, पार्श्व यानी कि किनारे पर खट्टे, अग्र छोर जो होता है और किनारे पर नमकीन की स्वाद की संवेदना होती है। तो यहाँ पर पिछला भाग हो जाएगा। यूरिया किस में संश्लेषित होता है, यूरिया जो है यह संश्लेषित होता है लिवर में यानी कि यकृत में, ठीक है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो मांसाहारी भोजन में जो है विटामिन सी नहीं मिलता है, विटामिन सी नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो इसका एंजाइम का नाम जो है यह है आपका रेनिन, रेनिन है, ठीक है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। रेनिन जो है यह पाचक एंजाइम है जो जठर रस में पाया जाता है और दूध के पचाने में सहायता करता है। उसके बाद देखिए निम्न में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका मछली हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा। मछली में 2 कक्ष का हृदय होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। तो यह जो है फ्रेंड्स यह विसरण है। विसरण प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती हैं। उसके बाद देखिए गुणसूत्र किससे संबंधित है। गुणसूत्र जो है यह संबंधित किससे है, तो गुणसूत्र की संरचना 2 विशेष पदार्थों से होती है जिसका नाम डीएनए है और एक प्रोटीन है हिस्टोन नामक प्रोटीन, हिस्टोन नामक प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन भी है और डीएनए है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। गुणसूत्र किससे बनते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन जिसका नाम हिस्टोन है।
उसके बाद देखिएगा कि कंजली झील किस राज्य में स्थित है। कंजली झील जो है यह पंजाब में स्थित है, ठीक है, पंजाब में स्थित है, पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो फ्रेंड्स यह बना था 1974 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, 1974 में VVI है यह। अगला प्रश्न है कि द्वितीय उपभोक्ता होता है, तो द्वितीय उपभोक्ता जो होता है यह आपका क्या होगा? मांसाहारी होगा। मांसाहारी, शाकाहारी जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, सर्वाहारी जो होते हैं ये तृतीयक उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्द्रभूमि क्षेत्र है? तो इसमें से सारे के सारे हैं। चिल्का झील भी है, ठीक है, चिल्का भी है, केवलादेव भी है, भितरकनिका भी है और ऊपरी गंगा भी है। अच्छा, केवलादेव उद्यान कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए चिल्का और भितरकनिका जो है यह उड़ीसा में है। आप केवलादेव कहाँ पर है कमेंट करके ज़रा बताइए। वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था कब? 1980 में, ठीक है, राइट आंसर इसका 1980 हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1980 में पारित किया गया था। अच्छा, वन संरक्षण अधिनियम तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये वन संरक्षण है, वन्य जीव संरक्षण पूछेगा तो 1972 में, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ठीक है, याद रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण 1986 में। उसके बाद देखिए निकट मुद्रा निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा के संचालन से बाहर कर देती है, इसका संबंध है। तो जो निकृष्ट मुद्रा जो है ये अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है ग्रेशम के नियम के अनुसार। उसके बाद देखिए हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के एकमात्र शहर का चयन किया गया है, उसका नाम क्या है? हृदय योजना, द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ठीक है, हृदय योजना। और इसके पहले चरण में जो है 12 शहरों को चुना गया था, जिसमें बिहार का गया है। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। KB साजी जो है इसके अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना जो है यह किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 रही थी। अगला प्रश्न हमारा कि IPC किस स्टॉक एक्सचेंज के शेयर मूल्य सूचकांक है? तो IPC मैक्सिको स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है, मैक्सिको हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण, ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करें तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है सीमा शुल्क, सेवा कर, बाजार कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका बिक्री कर, सेवा कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे? स्वराज दल की स्थापना 1923 में जो है किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, जिसमें विट्ठल भाई पटेल एवं श्रीनिवास अयंगर भी शामिल थे। तो इसमें से देखिए C राजगोपालाचारी नहीं थे, विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास अयंगर यहाँ दिया गया है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका स्थापना किया था, आपको याद भी होगा। किसके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? तो इनका नाम है DK कर्वे, ठीक है, ये महाराष्ट्र के समाज सेवक और सुधारक थे, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इनका नाम है DK कर्वे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। देखिए नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, सिपाही विद्रोह, ये क्रम से आपको यहाँ पर सजाना है। तो संथाल विद्रोह 1856 हो जाएगा, 1855-56 आपने पढ़ा होगा। संथाल विद्रोह नील विद्रोह तो गलत मैंने बता दिया, ये संथाल विद्रोह होगा। संथाल विद्रोह 1856 हो जाएगा, सिपाही विद्रोह 1857 हो जाएगा, दक्कन विद्रोह 1875 हो जाएगा और नील विद्रोह जो है यह आपका 1860 हो जाएगा। तो ये क्रम देख लीजिएगा। सबसे पहले आपका हो जाएगा इसमें से क्रम से बताना है, तो क्रम से आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा? 1856 संथाल विद्रोह, ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा 57 सिपाही विद्रोह यानी कि 4, फिर उसके बाद हो जाएगा 1 नील विद्रोह और फिर दक्कन विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, आपको याद रखना है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से इस सत्ता को संभाला था।
ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश के निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो ये बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। देखिए, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर जो था यह चनहुदड़ो था। चनहुदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना इसमें से राजशेखर की नहीं है? राजशेखर की रचना नहीं है तो देखिएगा, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, हरविलास, ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर रचना, ये सारे के सारे रचना इन्हीं के हैं। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सारे रचना इन्हीं की हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये किया था स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में। शुंग वंश की राजधानी जो थी ये विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था, आपको याद भी होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? गांधी जी ने यह अधिवेशन किस में कहा था? तो फ्रेंड्स, यह कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1936 में लखनऊ में किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने, और इसके ये पहले अध्यक्ष भी थे, याद रखेंगे। तो 1936 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, इसमें से आपको सही मिलान करना है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 में किया गया था। कौन कौन? तो एम.वी. राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने। उत्तर प्रदेश किसान सभा का स्थापना 1918 में किया था। कौन? तो गौरी शंकर मिश्र और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है आनंद मोहन बोस ने किया था 1872 में। तो इसको मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय और राजा की उपाधि दिया था। ठीक है, बीरबल का असली नाम जो था, वास्तविक नाम जो था, ये महेश दास था। बीरबल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से करंट अफेयर के प्रश्न करवा देता हूँ। 25 करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था? तो देखिए, इसमें जो मुख्य अतिथि थे ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे, और इसमें उत्तराखंड राज्य की झांकी को पहला स्थान दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की झांकी थी। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया? देखिए, बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है द कश्मीर फाइल्स को। ठीक है, जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब आरआर को दिया गया। फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब पूछेगा कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया? तो आरआर को, और बेस्ट फिल्म का द कश्मीर फाइल्स को। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन हैं, तो ये विवेक राम चौधरी हैं। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर के दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का पहला स्थान है? नारियल उत्पादन में केरल जो है यह पहले नंबर पर है। ठीक है, दूसरा स्थान पर कर्नाटक है, तीसरा स्थान पर तमिलनाडु है। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण का लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? तो ये 17 हैं। ठीक है, 17 हैं, याद रखेंगे, 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम भाग लेगी? तो इसमें टोटल भाग लिया है कितने टीम ने? 5 टीम ने। ठीक है, ये पहला संस्करण था, और इसमें जो है सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना थी, और पहला जो WPL सीजन था वुमेन प्रीमियर लीग का, ये मुंबई इंडियन ने जीता है। और जो अभी IPL हुआ है अभी, उसका 2023 में विनर CSK चेन्नई सुपर किंग्स रहा। फाइनल में इसने गुजरात टाइटंस को हराया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? इस योजना का नाम जो है यह है युवा 2.0। यह योजना नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से लागू की जाएगी। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। ध्यान रखेंगे आप, इनका संबंध भारत के किस राज्य से है?
तो ये पंजाब से इनका संबंध है। इनके पूर्वज जो थे ये पंजाब राज्य से संबंधित थे, तो पंजाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा। 2026 में पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेगा। भारत और श्रीलंका ए और बी दोनों हो जाएगा, जबकि 2024 में इसका आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है। सुधीर लाठ का संबंध जो है ये भारोत्तोलन से है। ठीक है, किससे है, भारोत्तोलन से है। चलिए, ये हरियाणा के हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा, तो ये कितना प्रतिशत है, 2.3% है, 2.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो सिक्किम के नए राज्यपाल जो बने हैं ये कौन बने हैं, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। ठीक है, याद रखेंगे, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं, ऑप्शन नंबर ए। और बिहार के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, अभी ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, आयुष्मान खुराना हो जाएगा कि वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान के मध्य हुआ उसका आयोजन कहाँ किया गया। याद रखेंगे, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, ये सारे भारत और जापान के बीच का संयुक्त युद्धाभ्यास है। इसका जो आयोजन किया गया था ये किया गया था जापान में, जापान के हायाकुरी में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो आदि महोत्सव का शुभारंभ जो है यह किया गया है दिल्ली में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। चलिए, इसका आयोजन जो होता है प्रतिवर्ष जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है, यह दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, सूर्य कुमार यादव को, और बाबर आजम को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। पद्म भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये श्रीनिवास वर्धन जो है इनका संबंध जो है विज्ञान से है। ठीक है, विज्ञान राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि यहाँ पर देखिए शरद यादव की बात हो रही है, बिहार से संबंधित प्रश्न है। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे, तो फ्रेंड्स ये 7 बार चुने गए थे लोकसभा के लिए और 3 बार राज्यसभा के लिए। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की, तो इसने 51 दिन का जो है यात्रा पूरा किया है। 51 दिन राइट आंसर होगा। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी सुधा मूर्ति ने, सुधा मूर्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है, तो समर्पण दिवस जो है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी के दिन। याद रखिएगा किसके जयंती पर, किसके जन्मदिन के अवसर पर, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के अवसर पर। उसके बाद देखिए शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है, तो शहाबुद्दीन चप्पू जो है ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 95 प्रश्न हम लोगों ने कवर किया है मैथ रीजनिंग को छोड़ करके। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने स्कोर बता दीजिए और वीडियो को शेयर कर